हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास हमारी फिर से स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। तो एक बार पहले आप दिल खोल के मुस्कुरा लो और मुस्कुराते मुस्कुराते हम आगे चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के तरीके हम देख रहे थे और हमने फर्स्ट मेथड सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे सेकंड मेथड। तो आपके रजिस्टर में नेक्स्ट हेडिंग सेकंड मेथड और लिखते लिखते मुस्कुराते रहें। तो लिखिएगा सेकंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ BRS after preparing adjusted cash book। और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे when the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustments before taking it to bank reconciliation statement, then it is known as adjusted cash book balance। Next line, all the errors and omissions in the cash book are adjusted। Next line, errors in the passbook shall not be adjusted। Errors in the passbook shall not be adjusted all the adjustments considered
in the adjusted cash book are not carried again to the bank reconciliation statement. And last line, preparation of BRS is optional during any time of the year. But at the end of the accounting year, or financial year, it is compulsory or mandatory to prepare BRS after preparing adjusted cash book. तो देखिए हम लोग देख रहे हैं सेकंड मेथड। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट मेथड देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, हम एक बार ज़रा वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 हमने किया था, एक बार वो खोलिएगा अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया था लास्ट क्लास में, और ये हमने किया था फर्स्ट मेथड से। हमारा फर्स्ट मेथड जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, और इस क्वेश्चन में हमें दोनों बैलेंसेस गिवन थे। तो हमने एक से स्टार्ट करके दूसरे बैलेंस तक हम पहुंच गए थे। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स थी, 5 एडजस्टमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं रीज़न फॉर नॉन रिकन्सिलिएशन ऑफ द बैलेंसेस। ये 5 एडजस्टमेंट्स एक बार हम दोबारा से देखते हैं, और आपको हर एडजस्टमेंट करते हुए एक चीज़ पता करनी है, क्या हम इसे कहेंगे एरर एंड ओमिशन,
अभी ये तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, मैं लिख रही हूँ, आप सिर्फ देखो। हम ये कहेंगे कि ये एरर एंड ओमिशन इन कैश बुक है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये एरर एंड ओमिशन इन पासबुक है। तो देखते हैं हम किस एडजस्टमेंट को क्या कहेंगे। हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट है, शी हैज़ इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 32,000 का तो हमें कुछ करना नहीं है, ये तो वो वाले चेक हैं जो इशू भी हो गए हैं और प्रेजेंट भी हो गए हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई हमें तो जो भी करना है वो 48,000 के अमाउंट से करना है, और ये 48,000 क्या है, तो इसको हम कहेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटिंग टू 48,000। अब इसकी एंट्री जो है वो कैश बुक में हो चुकी है और पासबुक में नहीं हुई है, क्योंकि कैश बुक में हम एंट्री करते हैं चेक इशू करते समय और पासबुक में करते हैं प्रेजेंट करते समय। ये एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इन दो में से आप सेलेक्ट करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को आप एरर एंड ओमिशन इन कैश बुक कहोगे या फिर आप एरर एंड ओमिशन इन पासबुक कहोगे? तो आपको क्या लगता है, तो आप अपना आंसर बताओ, एरर एंड ओमिशन इन कैश बुक या फिर एरर एंड ओमिशन इन पासबुक? तो दीदी कह रही हैं कुछ नहीं, दक्ष कह रहे हैं कैश बुक, विनय कह रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस है, रिया कह रही हैं पासबुक, धीरज कह रहे हैं पासबुक, मीशा कह रही हैं पासबुक। तो देखिए एज सच तो ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, एज सच तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी ये ओमिशन कहाँ पर है? तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही करा है कि एरर एंड ओमिशन इन पासबुक कहेंगे हम इसे, हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 को। रीज़न क्यों हम इसको एरर एंड ओमिशन पासबुक कहेंगे, क्योंकि इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो रीज़न है टाइमिंग डिफरेंस, लेकिन ये ओमिशन कैश बुक में है या पासबुक में है? तो कैश बुक में तो एंट्री हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई, तो ये है ओमिशन इन पासबुक। फिर देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, She received a check of rupees 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. ठीक है, अब आप ये बताओ, इसको ओमिशन इन कैश बुक कहेंगे, एरर तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसको ओमिशन इन कैश बुक कहें या ओमिशन इन पासबुक कहें? तो क्या लगता है आपको? तो दोनों ही आंसर्स आप दे रहे हो, पहले दोनों आंसर्स आ रहे थे, अब स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं तो ओमिशन इन पासबुक। देखो इसको हम क्या कहेंगे, इसको अगेन हम कहेंगे ओमिशन इन पासबुक। रीज़न, ये जो चेक मिला है इसकी एंट्री हमने कैश बुक में तो कर ली, लेकिन हमने इसे बैंक में दिया ही नहीं, तो इसकी एंट्री तो होनी थी, हमने कैश बुक में तो कर ली, लेकिन हमने इसे बैंक में नहीं दिया, इसलिए बैंक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओमिशन इन पासबुक। फिर देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, अ चेक ऑफ रुपीज़ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज़ नॉट बीन क्लियर्ड। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड,
यानी कि इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई। तो अगेन ये भी हमारा क्या बन गया, ओमिशन इन पासबुक। हम ये देख रहे हैं कहाँ पर एंट्री हुई है, कहाँ पर नहीं हुई। जहाँ पर एंट्री नहीं हुई है वहाँ पर ओमिशन है। अब ये तीनों ही चीज़ें, इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, इसका मतलब पासबुक में नहीं हुई, तो ओमिशन इन पासबुक है। और रीज़न क्या रहेगा, टाइमिंग डिफरेंस, लेकिन है ये ओमिशन इन पासबुक। फिर देखते हैं नेक्स्ट। Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book yet. तो इस केस में क्या हो रहा है, एंट्री पासबुक में हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई, तो इसको हम कहेंगे ओमिशन इन कैश बुक। अभी तक हमें कोई गलती नहीं मिली है, इसलिए हम एरर की बात नहीं कर रहे, अभी तक हमें ओमिशंस मिली हैं। एरर क्या था, जैसे हमने गलत अमाउंट लिखा, या फिर हमने गलत अकाउंट में लिख दिया, या फिर हमने गलत साइड में लिख दिया, वो सब एरर्स थे। अभी कोई एरर हमें नहीं मिला। अभी तक जितनी एडजस्टमेंट्स हमने देखी हैं, एक जगह एंट्री हुई है, एक जगह नहीं हुई है। अब ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, इसलिए ये है ओमिशन इन कैश बुक। देन बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 एंड बैंक हैज़ चार्ज ₹250 एज बैंक चार्जेस। ये दोनों ट्रांजैक्शंस बैंक ने करी हैं, तो बैंक की बुक्स में हो चुकी हैं, और ये हमारी बुक में ओमिशन है, कैश बुक। इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया, बैंक चार्जेस जो क्रेडिट किए। तो जो हमारा सेकंड मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस आफ्टर मेकिंग एडजस्टेड कैश बुक, ये वाला मेथड ये कहता है कि आपकी जो एरर्स एंड ओमिशंस इन कैश बुक है ना, सबसे पहले आप उसको एडजस्ट कर लो कैश बुक के अंदर। सबसे पहले आप अपनी कैश बुक ठीक कर लो, और ये ठीक करने के बाद फिर आप बनाना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, जो आपकी कैश बुक में गलतियां हैं पहले आप उसको ठीक कर लो। जो एरर्स एंड ओमिशंस पासबुक में है उसका आप कुछ मत करो, क्योंकि वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो करेगा हमारा बैंक। आप कैश बुक की एरर्स एंड ओमिशंस ठीक कर सकते हो, पहले वो ठीक कर लो। ठीक करोगे तो कौन सी बुक में करोगे, एडजस्टेड कैश बुक। इस बुक में आप वो एरर्स जो हैं वो ठीक कर लो, इस बुक का बैलेंस निकाल लो, और इस बुक के बैलेंस से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लो। तो हमने कहा भाई बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो उसमें ये वाली दोनों ट्रांजैक्शन 4 और 5 क्या ये भी एडजस्ट करें। तो क्या सिस्टम है, जो चीज़ें आपने एडजस्टेड कैश बुक में डाल दी हैं वो अब फिर से बीआरएस के अंदर नहीं आएंगी। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय कौन सी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे वो चीज़ें जो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर नहीं आई हैं। तो अब हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड मेथड। When the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustments before taking it to BRS, then it is known as adjusted cash book balance. तो पहले हम हमारी कैश बुक को एडजस्ट करेंगे कुछ चीज़ों के साथ, सर्टेन एडजस्टमेंट। ये सर्टेन एडजस्टमेंट कौन सी होती हैं, एरर्स एंड ओमिशंस इन
कैश बुक। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पहले एडजस्ट करेंगे और जो एरर्स और ओमिशंस पासबुक की हैं उसका हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले कैश बुक की चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम नया बैलेंस बनाएंगे और उससे फिर हम बनाएंगे अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और BRS बनाते समय क्या करना है हमें, all the adjustments considered in the adjusted cash book are not carried again to the bank reconciliation statement। तो जो चीज़ें आपने एडजस्टेड कैश बुक में डाल दी हैं उसे अब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेकर के नहीं जाओगे। तो यहाँ पर हमें सेकेंड मेथड में बारी बारी ये समझना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी चीज़ को हमें एडजस्टेड कैश बुक में डालना है, कौन सी चीज़ को हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाना है। कैसे समझेंगे, सीधी सीधी बात है। अगर आपको लगता है इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ करना है तो एडजस्टेड कैश बुक। अगर आपने कहा यार हमें तो इसमें कुछ नहीं करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये कहाँ जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सेम क्वेश्चन नंबर 21 की सारी ट्रांजैक्शंस, अब इसे दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ये कहाँ जाएंगी, एडजस्टेड कैश बुक। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये कहाँ जाएंगी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सेम ट्रांजैक्शन, इसको इस तरीके से देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 48,000। अब मुझे ये बताओ इसमें क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम क्या कर सकते थे, हम चेक इशू करने पे एंट्री कर सकते थे। क्या हमने कर ली, हमने तो कर ली, हमने तो चेक इशू करते ही एंट्री कर ली। एंट्री किसके पार्ट पे पेंडिंग है, एंट्री पेंडिंग है बैंक के पार्ट पे। तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती अब। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। सेकेंड ट्रांजैक्शन, हमें एक चेक मिला, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। अब ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ समझ रहे हैं। तो मैं लिख रही हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्ज़ी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चेक जो मुझे मिला, जो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, मैं उसे पासबुक में डालना भूल गई। तो क्या मुझे मेरी कैश बुक में कुछ करना है? मुझे मेरी कैश बुक में कुछ नहीं करना। हाँ, काम मुझे ज़रूर करना है। काम क्या करना है, इस चेक को बैंक में डालना है। इस चेक को मुझे बैंक के अंदर डालना है, लेकिन अपनी बुक्स के अंदर मुझे कुछ नहीं करना। तो मेरी बुक के अंदर मुझे कुछ नहीं करना, मैं एंट्री कर चुकी हूँ। तो ये कहाँ चला जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी बुक्स के अंदर, तो ये है एडजस्टेड कैश बुक। अगर आपके दिल ने कहा कि यार हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं चेक डिपॉजिट करना भूल गई तो मुझे कैश बुक में कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन मुझे डेफिनेटली बैंक में जाना है,
चेक को डिपॉजिट करना है, लेकिन कैश बुक में मुझे कुछ नहीं करना, वहाँ मैं एंट्री कर चुकी हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाएगी? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। फिर देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी कैश बुक में? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो एंट्री उसी समय कर दी थी जिस समय चेक मैंने डिपॉजिट किया था। मैं अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ये गया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। देन नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन हर बैंक। इसका मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अब जब कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया है तो बैंक में अमाउंट आ चुका है और मेरी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है अभी। तो यहाँ पर क्या मैं कैश बुक में कुछ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या करना है? इसकी एंट्री मुझे अभी करनी है। तो ये कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। सिमिलरली लास्ट एंट्री, इसके अंदर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है यानी कि इंटरेस्ट अलाउड, और बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन बैंक एंट्री कर चुका है, हमने अभी एंट्री नहीं करी है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? यस, हम कुछ कर सकते हैं। हम इसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब सिस्टम क्या रहेगा? सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे? इन्हें एडजस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। बीआरएस में फिर हम पॉइंट नंबर 4 और 5 नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो हमने एडजस्टेड कैश बुक में कर लिया है। तो बीआरएस में हम फिर क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि कौन सी चीज़ एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी और कौन सी चीज़ बीआरएस में। तो सीधा सीधा सिस्टम क्या है? अगर मुझे लगता है मैं अपनी कैश बुक में इसका कुछ कर सकती हूँ तो ये कैश बुक में आएगा। और अगर आपके दिल ने कहा कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो रिकॉर्डिंग कर ली है, जो करना है बैंक को करना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ कहाँ चली जाएगी? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, सपोज़ मैं आपसे पूछूं, एक ट्रांजैक्शन है रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने गलत अमाउंट क्रेडिट किया है मेरे अकाउंट में। तो एक नज़रिया तो क्या है? बैंक ने गलती करी है तो चलो हम भी कर देते हैं। क्या ऐसा करेंगे हम? ऐसा नहीं करेंगे हम। तो रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बैंक ने गलती करी है, बैंक रेक्टिफाई करेगा। तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? नहीं। रीज़न, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। लेकिन मान लो यहाँ पर होता रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, तो फिर क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं ही करूँगी यहाँ पे।
क्योंकि किसकी बुक्स में गलती है? मेरी बुक्स में। तो मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? इस एरर को मैं करेक्ट कर सकती हूँ। तो पहले मैं एरर करेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा एक आइडिया हमने लिया है कि ये जो सेकंड मेथड है ये क्या है। तो अब आप एक काम करो, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप पहले इसको खुद करके देखो सेकंड मेथड से। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि आप गलत करोगे। गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप ट्राई करो। क्या करना है? हमें कैश बुक को पहले ठीक करना है इन दो चीज़ों के साथ। ये 4 और 5 की एंट्री नहीं हुई थी, एंट्री करते हैं। तो इसको एंट्री को आप करो, प्लस माइनस जो समझ में आए करो, बैलेंस निकालो और फिर उससे बनाओ BRS। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ आप गलत करोगे, लेकिन अगर कहीं आपने सही कर दिया तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने गलत किया तो कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन है, अभी तो हमने कुछ नहीं सीखा, हम ट्राई कर रहे हैं। तो एक बार अभी डाउट्स नहीं लेना, पहले एक बार ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद डाउट। तो पहले एक बार आप अपने तरीके से सॉल्व करो। सही करोगे बहुत बढ़िया, गलत करोगे तो भी बढ़िया। यश पूछ रहे हैं हमें फॉर्मेट बनाना है। अभी आप लोग फॉर्मेट की चिंता मत करो, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे? पहले एडजस्टेड कैश बुक में ये दोनों चीज़ें करेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया कि कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अभी आप अपने स्टाइल से करो जो आपको समझ में आता है। पहले करेक्ट करो, बैलेंस निकालो नया, और फिर उससे बनाओ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसमें डालो ये बाकी तीनों एंट्रीज। वंश ने एक आंसर निकाला है। वंश कह रहे हैं कि मैम मैंने एडजस्टेड कैश बुक बना ली है, और एडजस्टेड कैश बुक का मेरे हिसाब से आंसर है 1,29,000। तो अपने हिसाब से सॉल्व करना है हमें। गलत करेंगे बहुत बढ़िया, खुशी इस बात की है कि हमने कोशिश की। तो इस क्वेश्चन में दोनों बैलेंसेस हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो स्टार्ट हम हमेशा कैश बुक के बैलेंस से करते हैं। कैश बुक का बैलेंस हमारा है 112,050। ये वाला बैलेंस लेंगे, इसमें हम हमारी 4th और 5th ट्रांजैक्शन एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके हम नया बैलेंस निकालेंगे और वहाँ से हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दीपांशु भी कह रहे हैं 129 आ रहा है। श्रेया भी कह रही है 129 आ रहा है। महक कह रही हैं कि एडजस्टेड कैश बुक आ रही है 114,870।
ओके, यश मित्तल कह रहे हैं 129 और यश कह रहे हैं 1,07,000। राशि कह रही है 129 आ रहा है। वंशिका कह रही है 129 आ रहा है। पुण्य कह रहे हैं 138 आ रहा है। ओके, प्रतिमा भी कह रही हैं 129 आ रहा है। हृदय, आपकी शायद टाइपिंग मिस्टेक है, आप शायद 190 कहना चाह रहे हो, 19,000 लिखा हुआ आ रहा है। हिमांशु कह रहे हैं 1,26,500। ओके, तो आंसर्स हमारे पास काफ़ी हैं। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि हम सब ने आंसर्स निकाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें। तो रजिस्टर में हमने पहले ये कैश बुक की एक्सप्लेनेशन लिखी है। इसके बाद आप लिखो क्वेश्चन नंबर 21 बाय सेकंड मेथड। तो सेम क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम कर रहे हैं सॉल्व अप सेकंड मेथड से। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट मेथड से किया था, अब सेकंड मेथड से। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। जैसे हमारी कैश बुक टी शेप होती है, वैसी हमारी एडजस्टेड कैश बुक भी टी शेप होती है। और हमेशा हमें पता है कि हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो टी शेप हमारी एडजस्टेड कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इसकी, और ये हमेशा स्टार्ट होगी कैश बुक के बैलेंस से। तो कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹1,12,050। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता है कि कैश बुक इज़ ओवरड्रॉन, तो उस केस में हम लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर ये सिंपली बैलेंस लिखा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हमने अभी देखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन का हम कुछ नहीं करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, सेकंड का भी कुछ नहीं करेंगे, थर्ड का भी कुछ नहीं करेंगे, फोर्थ ट्रांजैक्शन मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book। तो ये एक डिपॉजिट है जिसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब हम कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमारे कस्टमर हमें पेमेंट करते हैं, कस्टमर हमें पेमेंट कर रहे हैं और उन्होंने पेमेंट सीधा बैंक में करी है, तो हम एंट्री कुछ ऐसी बनाएंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट करी है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट। यही हमारी एंट्री बननी चाहिए थी ना, कि बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज अकाउंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई बैंक में पैसा आ गया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं करा, तो ठीक है, अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और क्योंकि ये डिपॉजिट है तो ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड हमारी है रिसीट की साइड, और क्रेडिट साइड है पेमेंट्स की। तो रिसीट साइड पे ऐड करेंगे तो ऐड कर लेते हैं। टू हमने लिखा मिस्टर गुप्ताज अकाउंट।
अगर कोई नाम नहीं होता तो हम सिंपली पार्टी अकाउंट कर देते या फिर हम डेटर अकाउंट कर देते, पर यहाँ पर नाम है तो टू मिस्टर गुप्ताज अकाउंट 15,700। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बैंक हैज़ क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1500। हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है जिसकी रिकॉर्डिंग अब हमें करनी है। तो कहाँ करेंगे हम, कौन सी साइड पर करेंगे, डेबिट साइड पर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 1500। तो ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब कर लेते हैं। ऐसे ही बैंक चार्जेस, क्योंकि ये चार्जेस हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी पेमेंट साइड पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस। बाय बैंक चार्जेस अमाउंट हमारा है 250 रुपीज़। इसके अलावा क्या हमें और कुछ एडजस्टेड कैश बुक में डालना है? नहीं डालना। चेक करने का तरीका, क्या और किसी एडजस्टमेंट में मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती बाकी किसी में। तो मैं तो सिर्फ इतनी ही ट्रांजैक्शंस को करेक्ट कर सकती थी। ये हो गया है, अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मेजॉरिटी तो आंसर 1,29,000 ही दे रही थी, लेकिन आंसर्स और भी बहुत सारे थे। देखते हैं क्या आंसर हमारा निकला है। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन, हाँ जी सभी कह रहे हैं कि अमाउंट आ रहा है 1,29,000। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1,29,000। और यहाँ पर हम अकाउंट लिखते ही हैं, टू इंटरेस्ट अकाउंट बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। तो अकाउंट भी हम लिखते ही हैं, तो उसको लिखेंगे हम हमारे पेपर में भी। तो ये हमारी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया 1,29,000 रुपीज़। अब हम बनाएंगे हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और स्टार्ट करेंगे उसे हम इसी बैलेंस से। तो एडजस्टेड कैश बुक के बाद हम बनाएंगे BRS। और चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास डेट है। तो डेट गिवन है, तो साथ में डेट लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च। और इसको हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से। जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 1,29,000।
इसके बाद इस BRS के अंदर अब हम वो ट्रांजैक्शंस डालेंगे जो हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डाली है। हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पे डालेंगे हम, बची हुई बैलेंस प्लस होगी या माइनस होगी, हम लोग कैसे चेक करेंगे, फिर से हमारी हैंड मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर हमें पूरा लिखना है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये तो सिर्फ क्लास में ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन पेपर में हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अमाउंट है 48,000। अब देख लेते हैं इसको ऐड करना है या फिर लेस करना है। तो दोनों बुक्स हमारी साथ साथ थी, एक एडजस्टमेंट हुई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो एंट्री हमारी कहाँ पर हो गई, कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई। कैश बुक में होने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है। तो दोनों बुक साथ साथ, ये मेरी कैश बुक है, इसका बैलेंस कम हो गया। अब मेरा मूविंग हैंड कौन सा है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि मेरा कैश बुक वाला हैंड ही मूव करेगा। तो इसको मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 48,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री, She received a check which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. दोनों बुक्स हमारी साथ साथ हैं। एक चेक मिला जिसकी एंट्री मैंने कैश बुक में कर ली। क्योंकि कैश बुक में कर ली और चेक रिसीव होने की एंट्री है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक में कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने बैंक में दिया ही नहीं, हम देना ही भूल गए। अब दोनों हाथों को मिलाना है, मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक। तो कैश बुक से पासबुक तक जाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस। सो लेस, और लिखेंगे क्या हम, चेक रिसीव्ड but not deposited in bank. अमाउंट है 5,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टकट लगा देंगे। अगर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड हुआ है तो डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड माइनस हो जाएगा। तो लेस कर देते हैं चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। अमाउंट आ रहा है 22,000। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको प्लस माइनस करते हैं और जो हमारा आंसर होगा वो हमें क्या बताएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो आंसर अब हमें मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। और खुशी खुशी आप कह रहे हो कि मैम 150 आ गया, क्योंकि आपको पता था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1,50,000।
तो देखो ये है हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग BRS। अच्छा, आंसर तो इससे हमारा सेम ही आ गया, तो हम क्या कोई भी मेथड फॉलो करें तो आंसर हमारा सेम आएगा? सेम ही आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना? फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक 1.5 लाख को छोड़ के कुछ और हो जाएगा, और सेकंड मेथड फॉलो करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक 1.5 लाख हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बैलेंस तो जो पासबुक में आ रहा है वो ही आएगा। इसका मतलब हम दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा, लॉजिकली सेम ही आना चाहिए, मेरे बुक्स के बैलेंसेस सेम ही आने चाहिए, चाहे हम कोई भी मेथड फॉलो करें। तो क्या हम कभी भी कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं? हाँ, आपकी चॉइस है। फर्स्ट मेथड करना चाहते हो या सेकंड मेथड करना चाहते हो, कोई भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर ईयर एंड है तो BRS बनाना भी कंपलसरी है और सेकंड मेथड से बनाना ही कंपलसरी है। ठीक है, तो अब इसको ना और अच्छे से समझने के लिए ना, अब आप इसको ना तसल्ली से ज़रा देखो, 5-10 मिनट इस पे लगाओ और क्या करो, सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट मेथड से किया था उस पर भी नज़र डालो, और फिर ये सेकंड मेथड से देखो, सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से देखो, तो आपके माइंड में बात जाएगी कि पहले मेथड में क्या कर रहे हैं, दूसरे मेथड में क्या कर रहे हैं। तो तसल्ली से 5-10 मिनट लगाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। तसल्ली से लगाओ, आराम से समझो फर्स्ट मेथड में क्या किया, सेकंड में क्या किया, आराम से देखो, माइंड में बिठाओ, और अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो फिर वो अब आप पूछो। यश कह रहे हैं कि मैम फॉर्मेट बनाना है। हाँ, फॉर्मेट तो हम बनाएंगे ही ना, जब BRS बनाएंगे तो प्रॉपर स्टेटमेंट बनाएंगे, और एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो भी हम अपना प्रॉपर T-शेप अकाउंट बनाएंगे। मनशी का एक डाउट आ रहा है, तो देखिएगा ये डाउट एक इम्पॉर्टेंट डाउट है कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम का सिस्टम ये है, एग्ज़ाम में आप लोग एडजस्टेड कैश बुक वाला मेथड तभी फॉलो करोगे जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा ना कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तभी हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो फिर या तो आप एडजस्टेड कैश बुक मत बनाओ, या फिर आप एक नोट देकर के जो है एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हो, अगर हम ईयर एंड में हैं तो। साल के बीच में है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर ईयर एंड में है तो अगर क्वेश्चन कहता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो आप बनाओ। अगर क्वेश्चन नहीं कहता, तो क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो आप एक नोट दे करके फिर आप जिस मेथड से बनाना चाहो बना सकते हो। तो आप नोट दे सकते हो कि लिखा नहीं है एडजस्टेड कैश बुक इसलिए हम सिंपल बना रहे हैं, या फिर आप नोट दे सकते हो कि क्योंकि ये 31 मार्च है तो इसलिए हम एडजस्टेड कैश बुक से बना रहे हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि लास्ट डेट हो और क्वेश्चन ने भी क्लियर ना करा हो। बुक के क्वेश्चंस में तो ऐसा हो सकता है, पेपर के क्वेश्चन में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ईयर एंड होता है तो क्वेश्चन में खुद ही लिखा होता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। तो हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम बनाएंगे, और बेस्ट तो ये है अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप मत बनाओ। लेकिन अगर आप फिर भी कहो कि ईयर एंड है
क्वेश्चन में नहीं लिखा, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो एक नोट दे दो और आप बना लो, क्योंकि जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर हम नोट देंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक कभी पेपर में ऐसा नहीं हुआ है, तो वो जब भी ईयर एंड देते हैं तो वो हमेशा आपको बोल देते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी बना सकते हो, एक नोट दे दो और फिर आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। और देखो, और आराम से देखो, और कोई डाउट है तो पूछो, और अगर आपके डाउट इतनी देर में शायद वो ऊपर चले गए हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हो। साक्षी बेटा, ये वाला डाउट तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो लेस वाली एडजस्टमेंट हैं उन पर ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो साथ में लगा लो और आप चाहो तो मत लगाओ, लेकिन बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। ये जो लेस वाले अमाउंट हैं ये लेस ही करने हैं, इनको हम ऐड ना कर दें गलती से भी। तो आप चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, आपको लगता है कि ब्रैकेट लगाऊंगी तो मुझे ध्यान रहेगा तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाओ, मार्क्स इसमें आपके कहीं पे भी नहीं कटेंगे। इशिका कह रही है एडजस्टेड कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है और ओवरड्राफ्ट। तो ये तो सेम कैश बुक की तरह है, जो बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है वो ही एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल है, जो बैलेंस कैश बुक का अनफेवरेबल है वो ही एडजस्टेड कैश बुक का भी अनफेवरेबल है। युक्ता कह रही हैं कि मैम इसका मतलब अगर हम 31 मार्च को बना रहे हैं और क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या हम फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हैं? 100% यस। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तो आप फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हो। खुशी पूछ रही है क्या हमें पेपर में ब्लैक पेन से लिखना होता है? हाँ जी, आपको पेपर जो है वो ब्लैक पेन से करना होता है। नेहा पूछ रही है कि मैम आउट गोइंग चेक क्या होता है? आउट गोइंग चेक का मतलब होता है जिस चेक के अगेंस्ट हम पेमेंट देते हैं। सो इट इज़ लाइक चेक इशूड। पुण्य कह रहे हैं कि मैम अगर ईयर के बीच में एडजस्टेड कैश बुक बनाना हो तो भी नोट देना पड़ेगा। पुण्य, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर ईयर के बीच की डेट है, क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं कहा तो हम फर्स्ट मेथड से बीआरएस बनाएंगे। बेटा फॉर्मेट पेंसिल से बनाना है या नहीं ये तो हमने पहले भी दोनों क्लासेस में बात की है, आपकी मर्ज़ी है, आप बना सकते हो बनाना चाहो तो पेंसिल से। बस हम कोशिश ये कर रहे थे कि मिनिमम लाइंस जहाँ ड्रॉ करनी पड़ी वहाँ करेंगे। जैसे हम ये वाली लाइन अगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो बैलेंस फेवरेबल वाली बात है, तो ये देखो अगेन एडजस्टेड कैश बुक का सेम ही चीज़ है। जब बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि ये कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है। और अगर इसी में लिखा हुआ आ जाता टू बैलेंस कैरेट डाउन तो फिर ये हो जाता हमारा अनफेवरेबल बैलेंस।
ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करके देख लिया है, तो हमें क्लैरिटी हो गई है कि ये कैसे BRS हम बना रहे हैं दोनों मेथड से। अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, उसके बाद बनाएंगे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और एडजस्टेड कैश बुक में हमें कौन सी चीज़ें डालनी होती हैं, एरर्स एंड ओमिशंस इन कैश बुक। और सिंपल शब्दों में समझे तो अगर आपको लगता है आप एडजस्टेड कैश बुक में कुछ कर सकते हो तो करो, और अगर आपको लगता है यार इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को कहाँ लेके जाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर हम प्रैक्टिस करते हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 14। क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं बिल्कुल लास्ट में। यू आर रिक्वायर्ड to show the appropriate rectifications required in the cash book of X। इसका मतलब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें सेकेंड मेथड को फॉलो करना है, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और उसके बाद BRS। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, एडजस्टेड कैश बुक और BRS, और उसके बाद क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शंस को चेक करते जाएंगे हम। जो एडजस्टेड कैश बुक में डलनी होगी वो वहाँ पे डाल देंगे, जो BRS में डलनी होगी वो वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो पहले दोनों फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया हो तो आप मुझसे स्पीड अपनी फास्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस डालो, उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन चेक करते जाओ और जहां आपको लग रहा है वहां पर पोस्ट करते जाओ। ठीक है, तो बनाते हैं हम हमारी एडजस्टेड कैश बुक। प्रेरणा पूछ रही है कि मैम एडजस्टेड कैश बुक के दोनों कॉलम का नाम हमें क्या लिखना है।
तो नाम तो हम जो सिंपल टी शेप में लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और अगर आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, रिसीट्स और पेमेंट्स, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ कुछ बच्चों ने आंसर भी देने स्टार्ट कर दिए हैं। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, तो रिया कह रही है मेरा बैलेंस आ रहा है 11242। प्रतिमा कह रही है 128642। दोनों आंसर्स में काफ़ी डिफरेंस है। श्रेया कह रही है 4758। अगेन तीनों आंसर्स में काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर। On 30th September, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4062. ओवरड्रॉन है यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है, तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। By balance brought down 4062. On the same date, the bank statement showed a credit balance of 20758 in favor of X. तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर भी अवेलेबल है। हमें पता है हमारा आंसर आना चाहिए 20758। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश बुक में है अनफेवरेबल बैलेंस और पासबुक में है फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट है ना, यानी कि फेवरेबल बैलेंस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बुक की बैलेंसिंग फिगर अनफेवरेबल आ रही हो और दूसरी बुक की फेवरेबल आ रही हो? यस, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना हमसे किस टाइप की गलती हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस तक ही पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। बैलेंस से स्टार्ट करके ओडी तक भी पहुंच सकते हैं, ओडी से स्टार्ट करके बैलेंस तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली हमने देखा है, हम अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हैं तो बैलेंस एज पर पासबुक आता है। ओडी एज पर कैश बुक लेते हैं, ओडी एज पर पासबुक आता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन रिवर्स भी हो सकता है जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक हमने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो हमारी बीआरएस है वो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। वो हम अभी निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अ चेक फॉर ₹13,14,000 deposited on 29th September was credited का मतलब होता है cleared, was cleared by bank on 3rd October। ठीक है, इसका मतलब ये चेक डिपॉजिट हुआ 29 सितंबर को, लेकिन ये चेक क्लियर हुआ 3rd अक्टूबर को। तो हमें चेक करना पड़ेगा हम बीआरएस जिस दिन बना रहे हैं, हम बीआरएस बना रहे हैं एज ऑन 30th सितंबर। 30th सितंबर को ये चेक क्या है? तो 30th सितंबर को हम कह सकते हैं ये क्या है? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड कहाँ एंट्री हो चुकी है? कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते।
तो ये ट्रांजैक्शन क्या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये सीधा कहाँ आएगी? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस? क्या हम अभी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है ना मेरा मूविंग हैंड तो क्या है? कैश बुक ही है। तो दोनों बुक साथ साथ हैं। एक ट्रांजैक्शन हुई चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। हाँ जी, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट की एंट्री कैश बुक में हुई, होते ही कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। तो मेरा मूविंग हैंड कैश बुक है, तो कैश बुक को हिलाना है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसको हमने माइनस कर दिया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 13,14,000। ब्रैकेट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। देन a payment by check has been entered twice in the cash book. ये एक एरर है। ये एक ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग एक ही बार होती है, हम 2 बारी कर रहे हैं गलती से, तो ये एरर है। एरर कौन सी बुक में हुआ है? कैश बुक में हुआ है। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली, है ना। जिसने गलती की है वो ही ठीक करेगा। तो आप ऐसे करते हो, आपने गलती करी है तो आप ही ठीक करते हो, या आप दूसरों पर ब्लेम डाल देते हो कि गलती मेरी, आप ठीक तुम करो, है ना। तो क्या करना है? जिसकी गलती है वो ही ठीक करेगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको ही ठीक करनी पड़ेगी। हमारी बुक में गलती हुई है, हम ही ठीक करेंगे। अब देखो, ये पेमेंट है। अगर ये पेमेंट है तो मैंने इसे इस साइड पर रिकॉर्ड किया होगा, पेमेंट साइड पर। मुझे एक बार लिखना था 16,000, लेकिन मैंने गलती से 2 बार लिख दिया 16,000। अब इसको मैं करेक्ट कैसे करूं? देखो, एक बार तो मुझे लिखना ही था, ये तो सही है। ये जो मैंने दूसरी बार लिखा है ये गलत है। इसको ठीक कैसे करें? तो भाई काट देते हैं इसको। लेकिन अकाउंट्स में क्या चक्कर है, आप इसे कटिंग नहीं कर सकते, आप इसे काट के ठीक नहीं कर सकते। तो अकाउंट के अंदर करेक्शन कैसे होती है? आप इतना ही डेबिट क्रिएट कर दो। तो इतना ही आप डेबिट क्रिएट कर दो तो आपकी ये जो एरर है ये क्या हो गई है? रेक्टिफाई। तो 16,000 आपने पेमेंट साइड पर एक्स्ट्रा लिखा है, उसको ठीक करने के लिए डेबिट साइड पर लिखो। जब आपने पेमेंट साइड पर लिखा होगा तो आपने नाम लिखा होगा ना पार्टी का। सपोज एक्स को पे किया है तो बाय एक्स लिखा होगा, और फिर दोबारा से आपने बाय एक्स लिख दिया होगा। तो यहाँ पर ठीक करने के लिए क्या करेंगे? टू पार्टी अकाउंट। पार्टी का मतलब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर की बात हो रही है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारे क्रेडिटर होंगे ये। तो इसको ठीक करेंगे टू पार्टी अकाउंट 16,000 रुपीज़। फिर आगे चले, थर्ड ट्रांजैक्शन। ऑन 29th September, bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October. इसका मतलब X को 30th सितंबर के बाद पता चला कि डायरेक्ट डिपॉजिट है।
तो इसकी एंट्री बैंक में हो चुकी है, हमने नहीं करी। तो अब क्या करें? हमने नहीं करी तो क्या हम अपनी बुक में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये चेक हमें मिला है, क्रेडिटेड है ना, बैंक ने क्रेडिट करा हुआ है। तो जब बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब पैसा हमें मिला है, तो ये आ जाएगा रिसीट साइड पर। तो रिसीट साइड पर कह रहे हैं कस्टमर से मिला है, तो हमने कहा भाई टू कस्टमर अकाउंट। नाम होता तो नाम लिख देते, नहीं है तो टू कस्टमर। पैसा मुझे मिला है 1,17,400। ऐसी जैसे ऊपर हमने पार्टी अकाउंट लिखा है, तो वैसे तो ये क्रेडिटर है ना हमारे, हम पेमेंट कर रहे हैं तो अपने क्रेडिटर को कर रहे होंगे ना, लेकिन नाम वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर हम सिंपली पार्टी अकाउंट भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने कैश बुक में नहीं दिखाए, तो अब कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, दिखाएंगे अब। तो ये एंट्री एडजस्टेड कैश बुक में आएगी या बीआरएस में आएगी? तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगी, तो लिखेंगे हम बाय बैंक चार्जेस। ₹580। Then next, on 6th September, bank credited 20,000 to X in error। एरर साफ साफ लिखा है, गलती है। किसकी गलती है? ये क्रेडिट मैंने किया है या बैंक ने? बैंक ने किया है ना, बैंक की गलती है। तो क्या मैं अपनी कैश बुक में कुछ कर सकती हूँ? मैं अपनी बुक में कुछ नहीं कर सकती। जब बैंक की गलती होती है तो हम बैंक को इंटीमेट करते हैं कि आपसे गलती हुई है, इसको आप ठीक कर लो। ठीक है, तो बैंक की गलती है तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो हम बीआरएस में चले जाएंगे, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। अब देखिए इसको प्लस करना है या माइनस करना है। दोनों बुक हमारी साथ साथ हैं। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। पासबुक में एंट्री हुई, रॉन्ग क्रेडिट का मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। अब मेरा मूविंग हैंड कौन सा है? कैश बुक। कैश बुक से पासबुक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। सो ऐड रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, अमाउंट इज 20,000। वैसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे ना, बैंक जल्दी से कोई गलती करता नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे क्वेश्चंस में देखोगे तो बैंक ने बहुत गलतियां करी हुई हैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चंस में तो ये चलता रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत 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 ही रेयर है कि बैंक कोई गलती करे। सो रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 20,000। देन नेक्स्ट, a bill of exchange of rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored, but no entry has been made in the books of X. Bill of exchange तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन जो हम हमारे डेटर से लेते हैं कि आपको हमें पेमेंट करनी है, तो आप हमें एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन दो कि आप हमें पेमेंट करोगे, और उसी कॉन्फर्मेशन को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वैसे तो हम लोग ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में करेंगे, बट फिर भी आपने किया तो हुआ है,
तो उम्मीद करती हूँ कुछ कुछ एंट्रीज आपको याद होंगी। तो बिल जब हमें मिलता है तो फर्स्ट एंट्री होती है BR टू डेटर, है ना। बिल हमें डेटर से मिला है, तो बिल आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेटर चला गया, BR टू डेटर। ये बिल हमारा चल रहा है 140 का। इस बिल को मिलने के बाद मैंने बैंक से करा लिया डिस्काउंट। हम डिस्काउंट कराते हैं तो हम एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, फिलहाल हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट नहीं है, कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर हमारे कटे होंगे। सपोज प्रिज्यूम कर लेते हैं 500 रुपीज़। अगर ये 500 का डिस्काउंट हुआ होता, अमाउंट नहीं है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब एंट्री हमारी कुछ ऐसी हो जाती। ट्रांजैक्शन को समझना है तो जर्नल एंट्री की मदद के बिना नहीं हो सकता। तो पहले हमने बनाया BR टू डेटर, फिर हमने ये बिल कराया डिस्काउंट, उस समय हमने ये बनाया था बैंक डिस्काउंट टू BR। अब हो क्या गया है कि बिल हो चुका है डिसऑनर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बिल जब डिसऑनर होता है नॉर्मल केसेस में एंट्री बनती है डेटर टू BR। देखो नॉर्मल केसेस में एंट्री बनती है डेटर टू BR। बिल डिसऑनर का मतलब डेटर वापस आ गए और बिल हमारे यहाँ से चला गया। लेकिन जब डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होता है, जब डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो देखो क्या सिनेरियो है यहाँ पर। मुझे कस्टमर से बिल मिला, उसके अगेंस्ट पैसे चाहिए थे। मैंने बैंक को कहा कि भैया ये लो 1,40,000 का बिल है, मुझे पेमेंट 2 महीने के बाद मिलेगी। सपोज़ मुझे पेमेंट 2 महीने के बाद मिलेगी, तुम मुझे आज दे दो। बैंक ने कहा 500 रुपये काट देते हैं और ये पैसे तुम ले जाओ। ठीक है, अब जब 2 महीने बीतेंगे तो 2 महीने बाद 1,40,000 रुपये ये किसको मिलेंगे, हमें या बैंक को? ये बैंक को मिलेंगे। ठीक है, अब 2 महीने बीत गए, बैंक को पैसे मिलने थे। जिस दिन पैसे मिलने थे मेरे डेटर ने क्या किया, बिल को कर दिया डिसऑनर। नाउ बैंक सेज भाई हमें तो हमारे 1,40,000 रुपये चाहिए, तुम्हारा डेटर नहीं दे रहा वो तुम जानो, तुमने बिल डिस्काउंट कराया था, अब इसकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, पेमेंट करोगे तुम। अब हमें तुम्हारे डेटर से क्या मतलब है? हमने तुम्हें सर्विस दी थी, तुम्हारा बेनिफिट किया था, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस समय मुझे बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? पूरी 1,40,000। लेकिन मुझे तो कम मिली थी 139,500, क्योंकि मुझे तो 2 महीने पहले मिली थी ना। बैंक ने तो 2 महीने इंतज़ार करा है, तो बैंक को तो पूरी पेमेंट मिलेगी। टू बैंक 140। अगर मेरा डेटर बिल डिसऑनर करता है और मैंने उसे बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है तो ये लायबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा, तो मैं बैंक को पेमेंट करूँगी 140। तो नॉर्मल केस में बिल डिसऑनर होता तो एंट्री बनती डेटर टू BR। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है तो एंट्री बनती है डेटर टू बैंक। इसीलिए
यहाँ पर एक चीज़ और सीख लेना, जो हमारे बिल्स होते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक, जो हमारे बिल्स होते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक, ये मेरी बैलेंस शीट के फुट नोट्स के अंदर शो किए जाते हैं एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर मेरा डेटर बिल को ऑनर कर देगा तो ये लायबिलिटी नहीं होगी, अगर मेरा डेटर बिल को डिसऑनर कर देगा तो ये लायबिलिटी होगी, क्योंकि बैंक ये पैसा मुझसे लेगा। इसलिए जितने बिल्स ऐसे होते हैं जो हमने डिस्काउंट करा रखे हैं और जिनकी मैच्योरिटी डेट अभी पेंडिंग है, वो सब के सब बैलेंस शीट के नीचे शो किए जाते हैं एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। और यहाँ पर हुआ यही है, बिल डिसऑनर हुआ है। बिल डिसऑनर होते ही बैंक ने पैसा काट लिया है मेरे अकाउंट से 1,40,000, जिसकी मैंने कोई एंट्री नहीं करी है। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या है? एंट्री है डेटर टू बैंक। तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में जाकर के क्या लिखेंगे? बाय डेटर। तो हमारी एडजस्टेड कैश बुक, इसका जो हमारा बैंक कॉलम चल रहा है, तो बैंक कॉलम में जाकर के क्या लिखेंगे? बाय डेटर अकाउंट। कितना पैसा कट गया? हमारा पूरा कट गया 1,40,000। किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है ये? BR डिसऑनर की। हम क्यों कर रहे हैं? हमारे बुक्स में रह गया था, बैंक ने तो कर लिया है, हमारे पार्ट पे पेंडिंग था, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि एंट्री बनाई जा रही है डेटर टू बैंक, इसलिए बैंक में जाकर के लिख रहे हैं बाय डेटर अकाउंट 1,40,000। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या इसमें मुझे अपनी बुक में कुछ करना है? चेक इशूड है तो हम तो एंट्री कर चुके हैं, हमें तो कुछ नहीं करना, तो ये ट्रांजैक्शन चली गई BRS में। अब क्योंकि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, माइनस हुआ ऑलरेडी है, तो हम इस पे शॉर्टकट लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ऐड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट है 13,26,000। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई, क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब एडजस्टेड कैश बुक को बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर। तो ये कुछ ऐसे आनी चाहिए। सभी का आंसर आ गया है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 11,242। टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है अनफेवरेबल है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा था, तो मैं इसके आगे एक शब्द लगा रही हूँ, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, और साथ में मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे इसको माइनस करना है 11,242। और फिर आप देखो प्लस माइनस करके बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन में गिवन था, देखो यही आना चाहिए 20758। और अगर ये आपका पॉजिटिव आ रहा है
तो ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो ये हो जाता ओडी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से आराम से अब आप देखो इसको तसल्ली से, और अब आप अपने डाउट पूछो जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से रिलेटेड। हाँ जी इशिका, एडजस्टेड कैश बुक में यहाँ पर डेटर की जगह बिल डिसऑनर ऐसा आप नहीं लिख सकते, लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर आएगा बाय डेटर अकाउंट। हाँ, बाय पार्टी अकाउंट लिख सकते हो, बाय कस्टमर अकाउंट लिख सकते हो, वो चलेगा। बाय बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर नाम का कोई अकाउंट हम अपनी किताबों में नहीं खोलते हैं, इसलिए बाय बिल डिसऑनर अकाउंट नहीं लिख सकते यहाँ पे। कावेरी 16,000 वाले अमाउंट में भी हम यही लिखें तो वो बेस्ट रहेगा, टू पार्टी या फिर टू क्रेडिटर। मुस्कान पूछ रही हैं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन a check of rupees 13,14,000 deposited on 29 September was credited by the bank देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा ही डाउट है। आपकी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ना, a check deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October। तो मुस्कान पूछ रही है मैम ये बैंक ओनली का क्या मतलब है? इसको बैंक ओनली नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है इट वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक कॉमा ओनली ऑन 3rd October। इसका मतलब हमने 3rd को ही ये काम करा है, आगे जो भी हुआ है यानी कि इससे पहले नहीं हुआ, ना 2nd को हुआ, ना 1st को हुआ, ना 31st को हुआ, सॉरी ये सितंबर है तो ना 30th को हुआ, ना 29th को हुआ। तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है, बैंक के बाद कॉमा समझो, ओनली ऑन 3rd October, ठीक है। सो बाय बैंक ओनली नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी, तो इसको इस तरीके से आपको रीड आउट करना है, ठीक है। और देखो और कोई डाउट? खुशी कह रही है कि मैम 3rd ट्रांजैक्शन एक बार फिर से देख लीजिए, और चांस की बात है दिवांश भी कह रहे हैं मैम 3rd एक बार फिर से बता दीजिए। देखो 3rd ट्रांजैक्शन देखो, ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 117400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स। बैंक क्रेडिटेड है यानी कि बैंक ने मेरे अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया है, मेरे कस्टमर ने बैंक को दिया ना, बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिया है 117400, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझे पता बाद में चला। तो क्योंकि मुझे पता नहीं चला था, बैंक में पैसा आ गया था, तो हमने कहा इसलिए भाई एडजस्टेड कैश बुक में ये एंट्री रिकॉर्ड कर लो। क्योंकि आपको पता ही नहीं चला था तो आपने एंट्री रिकॉर्ड भी नहीं की थी, इसलिए आप पहले अपनी बुक में इसको रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद बनाएंगे BRS।
ठीक है, और देखो डाउट। अच्छा, नो एडवाइस रिसीव्ड, तो डाउट आ रहा है कि इस एडवाइस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एडवाइस का मतलब है इंटीमेशन, मतलब हमें पता नहीं चला था कि ये कस्टमर ने पैसे बैंक में डाले हैं। तो जहाँ BRS में आप एडवाइस देखते हो दैट मीन्स इंटीमेशन। ठीक है, तो चलिए डाउट्स आपके इस क्वेश्चन में हो चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। क्लास हमारी कल भी रहेगी। टाइमिंग्स के लिए आपको मैसेज आ जाएगा। और कल भी हम लोग करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी हम कल प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे और फिर अगली क्लास में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस इतनी ही, बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।